हे गाइस, वेलकम टू सोर्स पॉइंट। दिस इज़ ऋषिका। आज अभी हम लोग डिस्कस करने वाले विजन आइज की करंट अफेयर्स जो कि हमारी अक्टूबर मंथ की है। तो स्पेशली अभी हम लोग न्यूज़ इन शॉर्ट देख रहे हैं। कल आपकी एक लेसन और आ चुकी थी और जो 66 पीपीएससी प्रीलिम्स होने वाली है उसके लिए ये लेसन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा। हर एक मंथ की एटलीस्ट आप लोग को एक साल की देख के जाना चाहिए क्योंकि दिसंबर में एग्जाम है। तो जनवरी 2020 से आप लोग जो है जितने भी विजन आइज के न्यूज़ इन शॉर्ट्स है उसको ज़रूर एक बार देख लीजिए क्योंकि उसमें आपके क्रिप्स में टॉपिक होते हैं और वही सारे क्वेश्चंस जो है स्टेट पीसीएस में, चाहे वो बिहार के हो या फिर कोई भी स्टेट पीसीएस के हो, वो सारे जो शॉर्ट शॉर्ट जो टॉपिक होते हैं ना न्यूज़ में उससे क्वेश्चंस ज़्यादा बनते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज ये हमारा दूसरा लेसन है। फर्स्ट लेसन आपका ऑलरेडी कल कवर हो चुका है तो उसको भी देख लीजिए। आप लोग को हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, उसमें प्लेलिस्ट में आकर आप लोग देख सकते हो। सितंबर मंथ की कंप्लीट हो गई है। धीरे धीरे मैं अगस्त मंथ की, जुलाई मंथ की भी कंप्लीट करा देती हूँ क्योंकि आप लोग का एग्जाम है और काफ़ी बच्चे यहाँ पे रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले जो मैं क्वेश्चन पूछी थी इकॉनमी का, उससे इसकी आंसर दे देती हूँ और साथ ही आपके पास कुछ फ्रेश क्वेश्चन है जिसकी आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में देनी है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि पॉवर्टी लाइन जो एस्टिमेशन है इंडिया में, ये किस चीज़ के ऊपर बेस्ड है। फर्स्ट ऑप्शन है आपका कंजप्शन एक्सपेंडिचर, सेकंड है यहाँ पे इनकम लेवल। तो इन दोनों में से आपको बताना है। पॉवर्टी लाइन एस्टिमेशन अगर इंडिया में देखें तो ये कंजप्शन एक्सपेंडिचर के ऊपर बेस्ड है। सेकंड आपको बताना है कि ऑक्शन थ्योरी क्या है। और थर्ड बताना है कि नरसिम्हन कमेटी 1991 की, जिसको वन बोलते हैं, और नरसिम्हन कमेटी सेकंड जो कि 1998 में आया था, ये किस चीज़ से रिलेटेड है। फोर्थ आपको बताना है कि स्वामित्व स्कीम जो है ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है। तो यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज है। और कुछ स्टेट का नाम बताना है जहाँ पे इसको पायलट प्रोजेक्ट के बेसिस पे इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। तो स्वामित्व स्कीम जो है ये मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज के द्वारा इसको लाया गया है। तो ये अभी इनिशियली आप देखोगे कि 6 स्टेट में इसको इम्प्लीमेंट कराया जा रहा है। अगर यहाँ पे सक्सेस हो जाता है तब ये पैन इंडिया में आपका जो है इम्प्लीमेंट कराया जाएगा। तो आइए एक एक करके सबके आंसर देख लेते हैं। अगर आप लोग को अभी अभी तक आपने आंसर नहीं दिया है अगर प्रीवियस वीडियो में, तो अभी भी आप लोग इसको पॉज करके अपने आंसर को दे लीजिए क्योंकि इससे आप ही की नॉलेज टेस्ट हो जाती है। इससे मतलब फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप आंसर गलत दे रहे हो सही दे रहे हो, लेकिन आंसर दे रहे हो ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है। आइए आंसर देख लेते हैं। पॉवर्टी लाइन तो मैं बता दी, ये आपका कंजप्शन एक्सपेंडिचर के ऊपर बेस्ड है। और ऑक्शन थ्योरी की बात करूं तो एक तरीके का कॉन्सेप्ट है जिसमें कि ट्रांसपेरेंट एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज या आइटम्स है, वो भी फ्री मार्केट के बिजनेस में, और ये ऑप्टिमम यूटिलाइज हो सके वो भी बेस्ट बीडर्स के लिए। और इस बार नोबेल प्राइज़ दिया गया है ऑक्शन थ्योरी के ऊपर, तो इसको भी ज़रूर देख लीजिएगा। दोनों कमेटी देख लीजिए। नरसिम्हन कमेटी 1991 की है। इसमें यहाँ पे सेंट्रल जो एसेट रिकंस्ट्रक्शन फंड है इसको सेटअप करने की बात की गई थी और सेटअप किया भी गया था जिससे कि जो बैलेंस शीट्स होते हैं बैंकों के उसको इम्प्रूव करने के लिए। सेकंड है यहाँ पे कि जो नरसिम्हन कमेटी सेकंड है वो यहाँ पे एआरसी को प्रपोज की थी, यानी कि पहले इसके लिए एक फ़ंड क्रिएट किया गया था। तो नरसिम्हन कमेटी फर्स्ट के द्वारा यहाँ पे फंड बनाया गया, एसेट रिकंस्ट्रक्शन फंड, एंड देन आफ्टर एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी को यहाँ पे फॉर्म किया गया। तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी जो है किस कमेटी के द्वारा यहाँ पे फॉर्म किया गया था, तो आप में भी कंफ्यूज हो सकते हो फर्स्ट या सेकंड के। ठीक है, तो पायलट फेज था यहाँ पे, यानी कि एक साल का यहाँ पे रखा गया है। और 6 स्टेट कौन कौन सी है स्वामित्व स्कीम के अंदर, तो ये है हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, यूपी एंड उत्तराखंड। ठीक है, तो यहाँ पे अभी देखो कि 1 लाख विलेजेस को कवर किया जाएगा और यहाँ पे टोटल टारगेट कितने विलेजेस को कवर करना है, तो 6.6 लाख विलेजेस को कवर करना है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट क्या करते हैं, अभी भी आप लोग के पास क्वेश्चन है जो कल यहाँ पे लेसन हुई थी उससे रिलेटेड है। सबसे पहले आपको बतानी है कि ये कौन सी आर्टिकल है जिसमें कि फंडामेंटल राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को गारंटी किया गया है। बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है ये आर्टिकल। मैं कल भी क्वेश्चन पूछी थी जब मैं लेसन ले रही थी, लेकिन उस समय आप लोग की जो आंसर आई थी वो थोड़ी गलत थी, लेकिन अभी जब मैं लेसन ले चुकी हूँ तो भी आप लोग को बताना चाहिए कि ये कौन सी आर्टिकल है। सेकंड है कि पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2020 ये किसके द्वारा रिलीज़ की जाती है। और यहाँ पे आपको नाम बताना है टॉप स्टेट्स की, वो भी दोनों कैटेगरी में, लार्ज स्टेट कैटेगरी में एंड स्मॉल स्टेट कैटेगरी में। बहुत अच्छा होगा अगर आप यूनियन टेरिटरी में भी बता पाओ कि कौन सी यूनियन टेरिटरी है जो कि यहाँ पे टॉप की है पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स में। थर्ड है कि जो रिवाइज्ड बेस ईयर है सीपीआई आईडब्ल्यू का, तो ये अभी क्या हुआ है, पहले बेस ईयर क्या था और उससे अभी जो है इसको चेंज किया गया। तो सीपीआई जो है यहाँ पे कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, इंडस्ट्रियल वर्कर, इनके लिए यहाँ पे बेस ईयर चेंज किया गया। तो ये आपको बताना है कि क्या से क्या हो गया। कपिला कैंपेन्स के बारे में बतानी है कि ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया और इसका मेन एम क्या है, इसके बारे में बताना है।
व्हाट इज़ कॉट अलाई, ये देखते हैं आप लोगों को कितना याद है, क्योंकि कल ही मैं इसको स्ट्रेस दे दे के पढ़ा रही थी। तो चलिए आइए रिवीजन कर लीजिए। देखिए आंसर दीजिए, क्योंकि आंसर जैसे आप अपने हाथों से जब लिखते हो, टाइप करते हो ना, तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ये आपके माइंड में प्रिंट हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं पूछती हूँ वर्बली आंसर देने के लिए नहीं, आप लोग अपने मन मन आंसर दे लेते होगे, फिर सोचते हो कि कल तो मैं यहाँ पे आंसर बता दूंगी तो क्या ज़रूरत है लिखने का। तो लिखने का क्या ज़रूरत है वो सिर्फ वही स्टूडेंट समझ सकते हैं जो यहाँ पे आंसर देते हैं, लिखते हैं। ठीक है, तो आप लोग भी कोशिश कीजिए, फ़ायदा आप लोग को ज़रूर होगा। आइए मेंस आंसर राइटिंग देख लीजिए। क्वेश्चन, आज का क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही सिंपल है। इम्पैक्ट बताना है कोविड-19 का जो वर्ल्ड का जो एजुकेशन सिस्टम है उसके ऊपर, इंडिया का ही नहीं है, पूरा ऑल ओवर द वर्ल्ड में है। कैसे इम्पैक्ट हुआ, क्या हुआ, नहीं हुआ, सारी चीज़ों को आपको डिस्कस करना है डिटेल में। 150 वर्ड्स में 10 मार्क्स का ये लिखना है। अगर आप लोग हमारे मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम से जुड़ना चाहते हो तो हमें इसमें मेल कीजिए, फिर आपको डिटेल यहाँ पे बताया जाएगा। चलिए आज के लेसन हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज हम लोग 12 आर्टिकल के साथ। कल हमने कौन से आर्टिकल देखी थी, 11 तक देखी थी, और लास्ट आर्टिकल था कि पन्ना टाइगर रिजर्व्स को इंक्लूड किया गया है वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व्स में। ये महाराष्ट्र की थर्ड है यहाँ पे, और मतलब कि टाइगर रिजर्व्स थी, इससे पहले नेशनल पार्क था। ये थर्ड बायोस्फीयर रिजर्व है जिसको यहाँ पे इंक्लूड किया गया है। ये मध्य प्रदेश की, ठीक है, ये थर्ड है, ये याद रखिएगा। पहली पंचमरही थी, सेकंड यहाँ पे अमरकंटक है, एंड थर्ड यहाँ पे पन्ना टाइगर रिजर्व है जिसको वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व्स में इंक्लूड किया गया है। कमिंग टू द नेक्स्ट आर्टिकल, आसान कंजर्वेशन रिजर्व्स को यहाँ पे उत्तराखंड का पहला रामसर साइट यहाँ पे डिक्लेयर किया गया है। तो आसान कंजर्वेशन रिजर्व्स है, ACR है, इसको यहाँ पे इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस का साइट इसको डिक्लेयर किया गया है। और नंबर ऑफ जो रामसर साइट है वो अब यहाँ पे 38 हो चुका है, और साउथ एशिया में ये आपको हाईएस्ट देखने को मिलेगा। जैसे जैसे अभी हम लोग आगे बढ़ेंगे ये नंबर और इंक्रीज़ होगा, अभी यहाँ पे फ़िलहाल 38 है। ठीक है, बात कर लेते हैं इसके बारे में, आसान कंजर्वेशन रिजर्व के बारे में। किस रिवर के बगल में ये सिचुएटेड है, तो इट इज़ यमुना रिवर, और ये देहरादून डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलेगा उत्तराखंड के। साथ ही आसान कंजर्वेशन रिजर्व्स की बात करें तो यहाँ पे कुछ स्पीसीज़ है जो कि काफ़ी फेमस है, जैसे कि वाइट रम्प्ड वेल्चर है, रेडी शेल्डक है, रेड हेडेड वॉल्चर है। तो ये तीनों याद रखिएगा। इस वेटलैंड की इंपॉर्टेंस क्या है, यहाँ पे फ्रेश वाटर सप्लाई होता है, फूड और बिल्डिंग यहाँ पे मटेरियल्स होते हैं, बायोडाइवर्सिटी यहाँ की बहुत बेहतरीन है, फ्लड को कंट्रोल करता है। वैसे भी कहीं की भी वेटलैंड होती है तो वो फ्लड को कंट्रोल करती है, क्योंकि वेटलैंड में आपके बहुत सारे गीली मिट्टी और बालू होते हैं जो कि फ्लड का जो एक्स्ट्रा पानी होता है ना उसको एब्जॉर्ब करने में काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। तो दैट्स वाई वेटलैंड जो होते हैं वो फ्लड को कंट्रोल करने में हेल्पफुल होते हैं। ग्राउंड वाटर रिचार्ज होता है इससे, क्योंकि रिस के पानी नीचे जाता है। और साथ ही क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन के लिए भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा होता है वेटलैंड में। तो कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन कहने का मतलब है कि जैसे एटमॉस्फेयर में कार्बन की मात्रा बढ़ी रहती है, तो यहाँ पे जो वेटलैंड होता है ना वो एटमॉस्फेयर से कार्बन को खींच के अपने अंदर जो है समा लेता है, एब्जॉर्ब करता है। तो इससे क्या होता है कि एटमॉस्फेयर में जो कार्बन की मात्रा है वो जो बढ़ी रहती है वो कम हो जाती है, और ये कम होने से क्या होगा कि हमारा क्लाइमेट जो ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ते जा रहा है वो घटेगा, और वो जैसे ही घटेगा तो हमारा क्लाइमेट चेंज का जो मेन प्रॉब्लम क्या है कि हमारी ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ते जा रही है, तो फिर वो यहाँ पे उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व होते हुए देखा जाएगा। ठीक है, तो इसलिए कहा जाता है कि क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन में वेटलैंड काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। अब रामसर कन्वेंशन के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। 1971 की है, ये एक इंटर गवर्नमेंटल इंटरनेशनल ट्रीटी है जिसको रामसर में साइन किया गया था, और रामसर एक सिटी है ईरान की, तो यहाँ पे साइन किया गया था, जिसमें कि ऑल ओवर द वर्ल्ड में जितने भी वेटलैंड है उसको कंजर्व करने के लिए ये एक मोटिव के साथ इसको साइन किया जाता है। इसका एम है कि यहाँ पे ग्लोबल नेटवर्क ऑफ जो वेटलैंड है उसको कंजर्व करना है हमारे बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के लिए और एक ह्यूमन लाइफ के सस्टेन के लिए, क्योंकि कहीं पे भी वेटलैंड होता है ना तो उससे अगल बगल के एरिया में आप देखोगे जो लोग रहते हैं वो उस पर डिपेंडेंट होते हैं, क्योंकि एक तो उनको वहाँ से बायोडाइवर्सिटी बहुत ही सही होता है, उनको खाने पीने का भी सामान मिल जाता है, वाटर की भी जो सप्लाई है वो बेटर तरीके से हो पाता है, फ्लड की कोई टेंशन नहीं होती है, और इन्वायरमेंट भी बहुत अच्छा रहता है, पॉल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट आपको देखने को मिलेगा। तो काफ़ी फ़ायदे होते हैं लोगों के लिए, तो इसलिए ह्यूमन लाइफ सस्टेन करने के लिए ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। वेटलैंड को अगर बात करें जो भी रामसर साइट में डिक्लेयर हो जाता है, इट मीन्स कि अब उसके ऊपर स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस लाया जाएगा जिसके थ्रू उसको प्रोटेक्ट कर सके। तो जनरली वैसे ही वेटलैंड को यहाँ पे इंक्लूड किया जाता है जिसकी कंजर्वेशन नहीं हो पा रही है और डे बाय डे उनकी जो कंडीशन है वो ख़राब होती जा रही है, तो वैसे वेटलैंड को जो है रामसर कन्वेंशन के अंदर लाया जाता है, फिर उसके बाद जो है उस पर काम स्टार्ट हो जाता है, यानी कि उसको प्रोटेक्ट करने के लिए ये लोग पीछे पड़ जाते हैं। रामसर साइट की बात करें तो इसको लिस्ट ऑफ वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस पे इंक्लूड किया जाता है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते, कुछ 9 क्राइटेरिया देख लेते हैं जिसमें कि कैसे किसी वेटलैंड को जो है यहाँ पे इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस में, जब जैसे अभी हम लोग देखें कि ये ACR है, आसान इंसेंट कंजर्वेशन
जो यहाँ पे रिजर्व है, इसको यहाँ पे इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस में इंक्लूड किया गया। तो क्या क्या क्राइटेरिया होता है जिसमें किसी भी वेटलैंड को जो है इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस पे इंक्लूड करते हैं? क्योंकि जितने भी वेटलैंड यहाँ पे आपके रामसर साइट में आते हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस में ही हो, लेकिन जो भी यहाँ पे इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस के अंदर इंक्लूड किए जाते हैं तो उसकी क्या क्राइटेरिया होती है, ये देखिए। यहाँ पे एक रिप्रेजेंटेटिव रेयर या यूनिक एग्जाम्पल होना चाहिए नेचुरल या फिर नियर नेचुरल वेटलैंड का, और कुछ वल्नरेबल इंडेंजर्ड और क्रिटिकली जो इंडेंजर्ड स्पीसीज़ होते हैं जिनकी पॉपुलेशन जो है वो बहुत ज़्यादा कम हो चुकी है और आने वाले कुछ सालों में उनकी पॉपुलेशन पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगी, तो वैसे स्पीसीज़ को बचाने यहाँ पे प्रेजेंस होना चाहिए उन इस तरीके के वेटलैंड में। और साथ ही साथ पॉपुलेशन होना चाहिए, यानी कि अच्छे खासे प्लांट और एनिमल्स की पॉपुलेशन हो, स्पीशीज़ ऑफ फ्लोरा एंड फौना अच्छे तरीके से हो, और साथ ही प्लांट और एनिमल स्पीसीज़ को सपोर्ट भी मिले यहाँ पे क्रिटिकल स्टेजेस हो उनके लाइफ साइकिल का। और साथ ही यहाँ पे रेगुलरली सपोर्ट होना चाहिए। 20,000 है, इससे भी ज़्यादा वाटर बर्ड्स है तो 1% इंडिविजुअल का जो भी उस वन स्पेसीज़ या फिर सब स्पेसीज़ के जितने भी वाटर बर्ड है तो उनकी पॉपुलेशन का एक स्पेसीज़ का सपोर्ट हो। साथ ही यहाँ पे सिग्निफिकेंट प्रोपोर्शन हो, यानी कि वहाँ के खुद के फिश सब स्पेसीज़ हो, मछलियाँ हो, और लाइफ हिस्ट्री स्टेजेस हो, उसकी स्पेसीज़ इंटरेक्शंस हो। तो ये सारी चीज़ें हो जो कि ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी में वो कंट्रीब्यूट करें। और साथ ही अच्छा खासा सोर्स हो फूड के लिए, जैसे कि फ़िश वगैरह होती है तो वहाँ के अगल बगल वाले लोगों को फ़िश पकड़ने के लिए जो है कोस्टल एरिया में आने की ज़रूरत नहीं होती है। बहुत बेटर तरीके से उनको जो फूड की यहाँ पे सप्लाई है वो भी होती है। स्पॉनिंग ग्राउंड होता है, नर्सरी होता है, बहुत ही अच्छे अच्छे जो है सीजनल फ्लावर्स, ये सारी चीज़ें लगाई जाती हैं। तो ये स्पेसिफिक क्राइटेरिया है जो कि कुछ अदर यहाँ पे आपका बेस्ट है। जैसे 1% इंडिविजुअल का जो यहाँ पे पॉपुलेशन है वन स्पेसीज़ और सब स्पेसीज़ ऑफ वेटलैंड, ये डिपेंड करता है कि वहाँ के कैसे एनिमल स्पेसीज़ है उसके ऊपर। तो मेनली ये आप देखो कि 9 कैटेगरी है। सबसे पहला क्या है कि एक अच्छा खासा रेयर और यूनिक एग्जाम्पल होना चाहिए नेचर का और नियर नेचर वेटलैंड का। साथ ही यहाँ पे वल्नरेबल या फिर इंडेंजर्ड और क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीसीज़ हो, या फिर यहाँ पे आपका जो है या फिर नहीं, ये भी होना ही चाहिए कि फ्लोरा एंड फौना का भी यहाँ पे अच्छा खासा पॉपुलेशन हो। साथ ही यहाँ पे आप लोग देखो कि कुछ प्लांट्स और एनिमल स्पीसीज़ है तो उनकी क्रिटिकल स्टेजेस होनी चाहिए। 20,000 या फिर इससे भी ज़्यादा वाटर बर्ड हो, और 1% जो इंडिविजुअल है इन वाटर बर्ड का उनका सपोर्ट हो। साथ ही यहाँ पे आप लोग देखो कि वहाँ के खुद के फिश सब स्पीसीज़ वगैरह हो, और फूड सप्लाई का भी वहाँ पे सोर्सेज हो। तो ये सारी चीज़ें अगर होती है तो उस वेटलैंड को इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस के कैटेगरी में इंक्लूड किया जाता है। फाइन। अब आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल में। थर्ड असेंबली हुई है वो भी आईएससी की, तो वर्चुअली हुई है। कहने का मतलब है कि कोई भी कंट्री एक दूसरे के पास जाके नहीं मिल रहा है, सारी समिट जो है वर्चुअली हो रही है, ऑनलाइन हो रही है। तो इंडिया और फ्रांस के द्वारा फिर से री इलेक्ट किया गया है प्रेसिडेंट और को प्रेसिडेंट के सीट के लिए, और यहाँ पे 2 साल के लिए यहाँ पे इलेक्ट होकर आए हैं इंडिया और फ्रांस। तो 4 वाइस प्रेसिडेंट है जिनको यहाँ पे चूज़ किया गया है 4 डिफरेंट रीजन ऑफ आईएसए। जैसे एशिया पैसिफिक रीजन के लिए, जैसे मान लीजिए कि ये पूरा ग्लोब है, तो ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि ये एशिया पैसिफिक वाला रीजन है, यहाँ पे अफ्रीकन रीजन है, यहाँ पे आपका यूरोप और अदर रीजन है, और ये आपका लैटिन और कैरिबियन रीजन हो गया। तो चारों जगह आपको दिख गया कि नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट जो है चारों रीजन में यहाँ पे 4 तरीके के यहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट रखा गया, जिससे कि पूरी तरीके से जो है इसको कवर किया जा सके। अब इसके अंदर क्या क्या इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है ये देख लीजिए। सबसे पहला है कोलिशन फॉर सस्टेनेबल क्लाइमेट एक्शन। तो ये पूछा जा सकता है कि कोलिशन फॉर सस्टेनेबल क्लाइमेट एक्शन ये किसके अंतर्गत जो है इसको यहाँ पे लॉन्च किया गया है, तो ये ध्यान रखना आप लोगों को, आईएसए के अंतर्गत इसको लॉन्च किया गया है, जिसमें कि यहाँ पे प्राइवेट और जो पब्लिक कॉर्पोरेट सेक्टर्स है उसको इंगेज करने के लिए इस तरीके का यहाँ पे कोलिशन बनाया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे कि 7th प्रोग्राम है ऑन सोलराइजिंग हीटिंग एंड कूलिंग सिस्टम। यहाँ पे अच्छा खासा आपको देखने को मिलेगा कि जो ट्रेडिशनल हमारा पावर सोर्सेज है उनसे एनर्जी यहाँ पे निकालना है, यानी कि आज के डेट में आप लोग देख रहे हो कि हमारे प्राइम मिनिस्टर जो है काफ़ी ज़्यादा फोकस कर रहे हैं कि रिन्यूएबल एनर्जी से हम लोग यहाँ पे एनर्जी का सप्लाई करें, तो यही चीज़ें यहाँ पे कही जा रही है। साथ ही फर्स्ट टाइम आप देखोगे कि सोलर अवार्ड को यहाँ पे कन्फेयर किया गया, यानी कि सोलर अवार्ड दी जाएगी यहाँ पे। तो क्या क्या अवार्ड है, क्राइटेरिया आप लोग देख लीजिए। सबसे पहला है विश्वेश्वरैया अवार्ड, यानी कि यहाँ पे उन सारे कंट्रीज़ को रिकॉग्नाइज किया जाएगा जिसमें कि मैक्सिमम सोलर कैपेसिटी है। ठीक है, इस 4 रीजन में आप लोग समझ गए कि नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ये 4 रीजन में जिसमें भी मैक्सिमम सोलर कैपेसिटी है उनको यहाँ पे विश्वेश्वरैया अवार्ड दिया जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे कल्पना चावला अवार्ड, तो ये रिकॉग्नाइज किया जाएगा जो कि बहुत ही अच्छा कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं साइंटिस्ट और इंजीनियर्स जो कि सोलर एनर्जी के फील्ड में, जो भी साइंटिस्ट यहाँ पे रिसर्च कर रहे हैं और इंजीनियर्स जो कि अच्छा खासा दिमाग लगा रहे हैं सोलर एनर्जी के फील्ड में, तो उनको यहाँ पे जो है कल्पना चावला अवार्ड दिया जाएगा। उसके बाद है दिवाकर अवार्ड, तो दिवाकर अवार्ड में
रिकॉग्नाइज़ किया जाएगा कुछ ऑर्गेनाइजेशन और कुछ इंस्टीट्यूशन को जो कि यहाँ पे काम कर रहे हैं कि कैसे यहाँ पे डिफरेंटली जो एबल्ड पीपल्स होते हैं उनको कैसे बेनिफिट दिया जाए और जो सोलर एनर्जी का यूज़ है वो कैसे मैक्सिमाइज हो सके। तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि विश्वेश्वरैया अवार्ड, कल्पना चावला अवार्ड, दिवाकर अवार्ड, ये तीनों अवार्ड किसके तहत है, किस ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत है? तो ये है ISA, इंटरनेशनल सोलर अलायंस। तो ये ध्यान रखना है, ठीक है। और कुछ थोड़ा बहुत आगे चलकर आप लोग ध्यान रखिएगा कि ये सारे अवार्ड की यहाँ पे क्राइटेरिया क्या है, किनको किनको रिकॉग्नाइज़ किया जाएगा। विश्वेश्वरैया में कंट्री को रिकॉग्नाइज़ किया जाएगा जिनमें कि मैक्सिमम सोलर एनर्जी की कैपेसिटी है। कल्पना चावला में जो भी साइंटिस्ट और इंजीनियर्स अगर अच्छा काम कर रहे हैं तो सोलर पावर एनर्जी के फील्ड में, तो उनको यहाँ पे देखा जाएगा। दिवाकर में कोई भी अगर ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूशन अगर यहाँ पे डिफरेंटली एबल्ड पीपल को अगर यहाँ पे बेनिफिट पहुँचा रहे हैं तो उनको यहाँ पे रिकॉग्नाइज़ किया जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे समझिए, छोटी सी दी गई है कि व्हाट इज़ इंटरनेशनल सोलर अलायंस। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि जैसे आप लोग ये समझिए, फॉर एग्जांपल ये ग्लोब है हमारा, यहाँ पे इक्वेटर है जिसको 0 डिग्री कहते हैं, ये है हमारा नॉर्थ पोल जिसको आर्कटिक रीजन भी आप लोग कहते हो, ये है अंटार्कटिक रीजन जिसको साउथ पोल भी कहते हैं। साउथ पोल है यहाँ पे, लेकिन ये अंटार्कटिक वाला रीजन है, ये नॉर्थ पोल है, यहाँ पे आपका आर्कटिक वाला रीजन है, ठीक है। उसके बाद आता है यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री नॉर्थ, वही आप देखोगे कि नीचे भी है 23.5 डिग्री साउथ, ठीक है। तो ये जो नॉर्थ वाला होता है इसको हम लोग ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं, और ये जो साउथ वाला होता है 23.5 डिग्री, इसको हम लोग ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहते हैं। तो ट्रॉपिकल एरिया हम लोग कहते हैं जो भी रीजन जो कि यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में है उसको हम लोग यहाँ पे ट्रॉपिकल एरिया कहते हैं। और इसी रीजन में सबसे ज़्यादा जो है आपको सूरज की रोशनी देखने को मिलेगा, सबसे ज़्यादा जो इक्वेटर के पास होता है उसमें, और इसी की इफेक्ट आपको जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तक देखने को मिलता है। तो यहाँ पे 70 नेशंस है जो कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में है, और मोस्टली आप देखोगे कि अफ्रीका और साउथ अमेरिका की कंट्रीज़ है। तो ये सारे कंट्रीज़ की यहाँ पे जो एकजुट है उसको यहाँ पे बोला जाता है इंटरनेशनल सोलर अलायंस, ठीक है। जहाँ पे सूरज की रोशनी ज़्यादा होगी वहीं पे जो है सोलर पावर एनर्जी जो है ज़्यादा जनरेट हो पाएंगे। हेडक्वार्टर क्या कहाँ है? तो ये पहली ऑर्गेनाइजेशन है जिसके हेडक्वार्टर हमारे इंडिया में है, गुरुग्राम में। और ये पूछा जा रहा है कि क्या ये इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो है क्या करेगा। तो यहाँ पे क्या होगा कि सोलर टेक्नोलॉजी को प्रमोट किया जाएगा, सोलर लाइट को इंश्योर कराया जाएगा कि 2022 तक यहाँ पे सोलर लाइट मिलेगा। मैकेनिज्म है कि कैसे यहाँ पे हम लोग जो कैपिटल का कॉस्ट है उसको रिड्यूस करें। ई पोर्टल्स होंगे जिसमें कि लोग अपने कंट्रीज़ अपने एक्सपीरियंस और प्रैक्टिसेस को शेयर करेंगे। रिसेंटली अगर आप लोग देखो कि ISA फ्रेमवर्क एग्रीमेंट जो है ये सारे मेंबर स्टेट जो कि यूनाइटेड नेशन है उनको भी अलाउ किया गया है कि वो भी यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। और ट्रॉपिक के बियॉन्ड भी, पहले तो जब ये आया था तो यही चीज़ कहा गया था कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में जितनी कंट्रीज़ है वही इसको ज्वाइन कर सकते हैं, बट अब इसके बियॉन्ड भी कर दिया गया है। इट मीन्स कि यहाँ पे आप लोग देखो कि टेम्परेट रीजन भी है और अंटार्कटिक रीजन है, आर्कटिक रीजन है, सारे लोग जो है सारे कंट्रीज इसमें ज्वाइन कर सकते हैं। ये ओपन टू ऑल है, यूनाइटेड नेशंस के लिए भी ओपन है, फाइन। अब आते हैं नेक्स्ट, यहाँ पे है यूनाइटेड कैबिनेट रेटिफाइड बैन ऑफ परसिस्टेंस ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट जिसको पॉप भी कहते हैं, जो भी यहाँ पे स्टॉकहोम कन्वेंशन के अंदर लिस्टेड है। तो स्टॉकहोम कन्वेंशन है जिसमें कि पॉप को यहाँ पे मैनेज किया जाता है। तो 7 तरीके के पॉप है, यानी कि परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट है, यानी कि ऐसे पॉल्यूटेंट है जो कि काफ़ी सालों सालों तक ये रह जाते हैं। तो ये सातों का नाम आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बस हल्का फुल्का ध्यान रखना है क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन आपसे कभी भी नहीं पूछा जाएगा। रेटिफिकेशन प्रोसेस लाया गया है जिसमें कि इंडिया यहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं जो ग्लोबल इन्वायरमेंटल फैसिलिटी है उसको, और ये फिनेंशियल रिसोर्सेज है जिसमें कि कंट्री अगर अपनी नेशनल इंप्लीमेंटेशन प्लान को अगर इंप्लीमेंट करना चाहती है तो उनके लिए यहाँ पे फंडिंग का भी सोर्स है। रियो जो अर्थ सबमिट हुआ था 1992 में, उसमें ये GEF निकल कर आया है, ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी। तो इसको ध्यान रखिएगा, ये डेवलपिंग कंट्रीज़ को और उन कंट्रीज़ को यहाँ पे फंड करती है जो कि अपने यहाँ इस तरीके की कन्वेंशन या एग्रीमेंट को वो इम्प्लीमेंट करते हैं। नेशनल इम्प्लीमेंटेशन प्लान की बात करें तो इसमें कंट्रीज़ की जो ऑब्लिगेशन है स्टॉकहोम कन्वेंशन के अंदर, तो उसको यहाँ पे मीट किया जाता है। अब ये स्टॉकहोम कन्वेंशन क्या है? स्टॉकहोम कन्वेंशन एक ग्लोबल ट्रीटी है जिसमें कि ह्यूमन हेल्थ को प्रोटेक्ट किया जाता है और इन्वायरमेंट को, वो भी यहाँ पे परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट से। तो ऐसे हार्मफुल जो पॉल्यूटेंट होते हैं, हार्मफुल जो यहाँ पे केमिकल्स होते हैं, उनसे यहाँ पे जो ह्यूमन हेल्थ है उसको और इन्वायरमेंट हेल्थ को प्रोटेक्ट किया जाता है। और ये लीगली बाइंडिंग है। लीगली बाइंडिंग कहने का मतलब है कि इसमें जितने भी मेंबर स्टेट है स्टॉकहोम कन्वेंशन के जो भी रूल्स रेगुलेशन है उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ता है। इंडिया के द्वारा जो स्टॉकहोम कन्वेंशन को कब यहाँ पे रेटिफाई किया गया? तो 2006 में। तो ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है, ईच एंड एवरी पॉइंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट के द्वारा यहाँ पे रेगुलेशन ऑफ पॉप रूल्स को यहाँ पे नोटिफाई किया गया है, वो भी 2018 में, जो कि इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के तहत आता है।
पॉप की अगर बात करें तो ये केमिकल सब्सटेंस है जो कि हमारे इन्वायरमेंट में लंबे समय तक रह जाता है, यानी कि जो परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट है ये हमारे इन्वायरमेंट में बहुत लंबे समय तक ये केमिकल्स जो है एग्जिस्ट करता है, बायो एक्यूमुलेट है लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, और इससे हमारे ह्यूमन हेल्थ को और इन्वायरमेंट को बहुत ही बुरी तरीके से अफेक्ट करता है। अगर पॉप से आप एक्सपोजर होते हो, यानी कि इस तरीके के केमिकल से अगर आप कांटेक्ट में आते हो, तो इससे क्या होगा कि आपको कैंसर भी हो सकता है। 1 सेकेंड। इससे आपको कैंसर भी हो सकता है। आपके सेंट्रल और जो यहाँ पे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होती है, क्योंकि हमारे पूरी बॉडी में एक नस है, एक नस नहीं है, बहुत सारे नस है, लेकिन नर्वस सिस्टम है, तो वो यहाँ पे अफेक्टेड हो जाएगी। साथ ही इम्यून सिस्टम की डिजीजेज़ है, क्योंकि अभी आप लोग देख रहे हो कि जो कोरोना की पीरियड है इसमें ये कहा जाता है कि हमें अपने इम्यून सिस्टम पे वर्क करना चाहिए, हमें अपने इम्यून सिस्टम को बूस्टअप करना है, तो कोरोना आपको कैच भी नहीं करेगा। तो डिजीज़ हो सकता है, इम्यून सिस्टम आपकी वीक हो सकती है, रिप्रोडक्टिव डिसऑर्डर हो सकता है, चाइल्ड डेवलपमेंट में इशू हो सकता है। तो ये सारे इतने डेंजर यहाँ पे आपको इफेक्ट देखने को मिल रहा है पॉप से, तो इसलिए इस तरीके के केमिकल्स को जो है ना यहाँ पे ट्रांसपोर्ट करने से और इसको बैन किया जा रहा है, तो ये ध्यान रखिएगा। आइए नेक्स्ट आर्टिकल में 15 आर्टिकल बायो पेस्टिसाइड्स। सो व्हाट इज़ दिस ऑल अबाउट। अभी यहाँ पे इंस्टीट्यूट ऑफ पेस्टिसाइड फॉर्मुलेशन टेक्नोलॉजी जो कि काम करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स के अंदर, उनके द्वारा ये डेवलप किया गया है बायो पेस्टिसाइड्स। तो यहाँ पे क्या है, पेस्टिसाइड्स क्या होते हैं, जैसे कि खेत वगैरह में या फिर आपके भी गार्डन में अगर कीटनाशक कीड़े वगैरह लग जाते हैं तो पेस्टिसाइड्स का आप छिड़काव करते हैं, बट ये बायो पेस्टिसाइड्स है जो फॉर्मुलेशन से इसका ये गुड शेल्फ लाइफ है, यानी कि ये पूरी आप देखोगे कि लंबे समय तक इसका जो है सेल्फ लाइन है, मतलब कि एक बार आप छिड़काव करोगे ना तो आपको लंबे समय तक दोबारा छिड़काव करने की ज़रूरत नहीं है, और अच्छे तरीके से आप लोग यूज़ कर सकते हो। सेफ़र है, यानी कि यूज़र्स के लिए और इन्वायरमेंट के लिए ये बिल्कुल ही सेफ़ है। और ये इसको जो है ना हम लोग डिफरेंट जो एग्रीकल्चर इंसेक्ट्स होते हैं उनको उनसे भी बचा सकते हैं। तो कई बार आप लोग ये न्यूज़ में भी देखते होंगे कि बहुत सारे किसान होते हैं जो पेस्टिसाइड्स को छिड़काव करने के दौरान जो है उनकी डेथ हो जाती है, या फिर उनको और भी तरीके का सीवियर जो है हेल्थ इशू निकल कर आता है। तो क्यों निकल कर आता है, क्योंकि पेस्टिसाइड्स में इतने ज़्यादा हार्मफुल केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं जिसको इनहेल करने से या तो हमारी जान चली जाएगी, या तो फिर हमें बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकता है, हमारे सांस लेने में प्रॉब्लम हो सकती है, हमारे लंग्स में, हमारे लीवर में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स अराइजेस हो सकती है। तो ये बायो पेस्टिसाइड से कहने का मतलब है कि ये हमारे हेल्थ के लिए भी, अगर हम लोग इसका छिड़काव करते हैं तो हमारे हेल्थ में ये हार्मफुल इफेक्ट नहीं देगा, इन्वायरमेंट में भी ये लंबे समय तक रहेगा और इन्वायरमेंट को भी नुकसान नहीं देगा। ठीक है, ये किसके ऊपर बेस्ड है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो एक फंगस है वर्टिसीलियम लिकैनिल। सो सॉरी फॉर द रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन अगर मैं कर रही हूँ तो, लेकिन कुछ ऐसे ही नाम है, देख सकते हैं ये। तो ये जो पेस्टिसाइड्स होते हैं ना, ये आप लोग देखो कि एक एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के ऊपर ये बेस्ड होते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया, वायरसेस, फंजाइज, नेमाटोड्स जो या फिर नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस है तो उनके ऊपर, जैसे प्लांट एक्सट्रैक्ट है या फिर सेमियो केमिकल्स हैं, ये सारी चीज़ जो है बायो पेस्टिसाइड्स जो है आप ये देखोगे कि ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के ऊपर जो है बने होते हैं। ठीक है, तो देखिए कहीं पे भी आपको बायो लग जाए, क्योंकि आप लोग जो भी चीज़ें आज की डेट में आप लोग पढ़ रहे हो, बायो फ्यूल भी पढ़ते हो, तो इसमें क्या होता है कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का वहाँ पे इस्तेमाल होता है, जैसे बैक्टीरिया, वायरस, फंजाइज, नेमाटोड्स, ये सारी चीज़ों को इस्तेमाल किया जाता है, जिससे क्या होता है ना कि वो नेचुरल होता है। यानी कि पेस्टिसाइड्स अब जिसमें कि आप लोग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ऐड करके जो पेस्टिसाइड्स बनाया जा रहा है, ऑब्वियस है कि ये नेचुरल होगा, इससे ना हमारे हेल्थ में इम्पैक्ट होगा, ना हमारे एनवायरनमेंट को जो है बुरा असर होगा। बायो पेस्टिसाइड्स की बात करें तो इसको सेफर ऑल्टरनेटिव माना जा रहा है जो केमिकल पेस्टिसाइड्स होते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे आप लोग देखो कि क्रॉप प्रोटेक्शंस को हम लोग बेटर तरीके से यहाँ पे इंश्योर कर सकते हैं, यानी कि कुछ इंसेक्ट्स पेस्ट होते हैं जो कि ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर में, तो उससे हम लोग बचा सकते हैं ये बायो पेस्टिसाइड से। ठीक है, तो बायो पेस्टिसाइड्स आपसे पूछा जाए तो इसके बारे में ध्यान रखना है। कमिंग टू द नेक्स्ट आर्टिकल, ये है ग्लोबल नाइट्रस ऑक्साइड बजट रिलीज्ड बाय ग्लोबल कार्बन प्रोजेक्ट। तो ग्लोबल जो कार्बन प्रोजेक्ट है ये आप लोग देखो कि जॉइंटली इंटरनेशनल नाइट्रोजन इनिशिएटिव के साथ जो है एक न्यू एक्टिविटी यहाँ पे क्रिएट होता है, और इंटरनेशनल कंसोर्टियम ऑफ साइंटिस्ट है जिनके द्वारा यहाँ पे इस्टेब्लिश किया गया है एक N2O बजट, यानी कि नाइट्रस ऑक्साइड बजट का, कि कितना इंप्रूव हुआ है, क्या ट्रेंड है, क्या वेरिएबिलिटी है। अगर यहाँ पे हम लोग नाइट्रस ऑक्साइड की बात करें तो ये लॉन्ग लिव्ड ग्रीन हाउस गैसेज है, ये ध्यान रखना है कि ग्रीन हाउस गैसेज है ये, और लंबे समय तक रहने वाला ग्रीन हाउस गैसेज है हमारे एटमॉस्फेयर में, और ये ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस भी है, क्योंकि आप लोग देखते हो कि जो ओजोन है, ओजोन कौन से लेयर में पाए जाते हैं, स्ट्रेटोस्फेरिक लेयर में पाए जाते हैं। क्या फंक्शन होता है ओजोन का, ओजोन का फंक्शन होता है कि जो सूरज से निकलने वाले जो हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज है उसको हमारे अर्थ सरफेस में आने से रोकता है ये ओजोन लेयर। तो इससे क्या होता है, इससे हमारे जो स्किन है और जो इन्वायरमेंट है, जो और भी ज़्यादा फ्लोरा फौना की जो
स्किन है वो सारे डैमेज होने से बच जाते हैं। तो है ना, बहुत ही मज़ेदार काम इनके द्वारा किया जाता है। लेकिन कुछ सालों से ये देखा जा रहा है कि हमारे एक्टिविटीज़ के कारण और नेचुरल एक्टिविटीज़ के कारण जो है ग्रीन हाउस गैसेज़ की इमिशन बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रही है। तो ये जो ग्रीन हाउस गैसेज़ की इमिशन बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रही है, तो ओजोन जो डिप्लीटिंग ओजोन डिप्लीट हो रहा है, यानी कि ओजोन में जो है ना होल हो रहा है, जिसके कारण आप देखो कि ओजोन में होल हो जाएगा तो ये एक मतलब कि चाय छन्नी जैसा काम करता है। तो जैसे चाय छन्नी में होल हो जाती है तो चाय के साथ साथ चाय पत्ती भी आपकी जो है कप में आ जाती है। तो मान लीजिए कि यही जब ओजोन लेयर में अगर होल हो जाएगा तो अच्छे किरणों के साथ साथ अल्ट्रावायलेट रेज भी हमारे अर्थ सरफेस में आ जाएंगे, जिनके कारण हमें बहुत तरीके के स्किन डिजीज़ हो सकते हैं। हमें ही नहीं, इस धरती में रहने वाले और भी जो पशु पक्षी है, सबको इस तरीके का डिजीज़ हो सकता है। तो इसलिए ओजोन को डिप्लीट होने से बचाने का बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो इस तरीके के कोई भी अगर ग्रीन हाउस गैसेज है जो कि ओजोन डिप्लीटिंग में हेल्प होते हैं, यानी कि ओजोन को डिप्लीट करने में हेल्पफुल होते हैं, तो उसको हमें रोकना है। ठीक है, तो नाइट्रस ऑक्साइड का ये भी फंक्शन है कि ग्रीन हाउस गैस है, ये ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस भी है। ये थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्रीन हाउस गैसेज है, किसके बाद आप लोग देखो कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन के बाद। ठीक है, कुछ और भी बातें देख लेते हैं नाइट्रस ऑक्साइड के बारे में। इंक्रीजिंग रेट इसका देखने को मिल रहा है, यानी कि इमिशन अगर हम लोग देखें 1980 से 2016 के बीच में तो 10% इसकी इमिशन जो है वो बढ़ चुकी है। क्या कारण है इंक्रीज होने का? तो नाइट्रस फर्टिलाइज़र है। जैसे कि आप लोग देखते हो कि फर्टिलाइज़र में क्या होता है, NPK रेशियो होता है, यानी कि नाइट्रोजन फॉस्फोरस और पोटाश का यहाँ पे आपका जो है रेशियो होता है। तो नाइट्रोजन की जो यहाँ पे मात्रा है फर्टिलाइज़र में बहुत ज़्यादा बढ़ाया जाता है, क्योंकि सॉइल में जो फर्टिलिटी होती है वो नाइट्रोजन के कारण होती है। तो ऐसा माना जाता है कि सॉइल में जो है ना नाइट्रोजन की जो मात्रा है वो ख़त्म हो जाती है, इसके कारण क्रॉप्स की प्रोडक्शन अच्छे से नहीं हो पाती है। तो उसके लिए एक्स्ट्रा फर्टिलाइज़र की ज़रूरत होती है। तो जिस फर्टिलाइज़र में ज़्यादा नाइट्रोजन की मात्रा होती है, तो आफ्टर ऑल जब इसको सॉइल से मिक्सअप किया जाता है तो कुछ जो यहाँ पे नाइट्रोजन की मात्रा होती है वो इवापोरेट होकर जो है ऊपर उड़ जाती है और ये एटमॉस्फेयर में जाके मिल जाती है। तो एग्रीकल्चर में जो फर्टिलाइज़र का ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है उससे यहाँ पे नाइट्रोजन ऑक्साइड जो है बहुत ज़्यादा इमिट हो रहे हैं। साथ ही साथ ऑर्गेनिक जो फर्टिलाइज़र्स है उससे भी ज़्यादा होते हैं। एग्रीकल्चर प्रोडक्शन से आप देखोगे तो इससे ये बताया जा रहा है कि यहाँ पे 70% तक जो है नाइट्रस ऑक्साइड की इमिशन होती है। सबसे ज़्यादा इमिशन जो हो रहा है वो यहाँ पे एग्रीकल्चर एक्टिविटी में हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि फर्टिलाइज़र यहाँ पे ज़्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है। ठीक है, एग्रीकल्चर जो इमिशन हो रहा है वो किस किस जगह पे ज़्यादा हो रहा है? तो सबसे ज़्यादा ईस्ट एशिया है, फिर यूरोप है, फिर साउथ एशिया है, फिर नॉर्थ अमेरिका है। ये भी ध्यान रखिएगा। हाईएस्ट ग्रोथ रेट अगर हम लोग इमिशन का देखें तो सबसे ज़्यादा इमर्जिंग इकॉनमिक से निकल कर आ रहा है, यानी कि ऐसे इकॉनमी जो कि बहुत ही ज़्यादा डेवलप्ड है, जैसे ब्राज़ील है, चाइना, इंडिया, इन सब से जो है ना बहुत ज़्यादा यहाँ पे इमिशन निकल कर आ रहा है। इमिशन अगर हम लोग यूरोप से देखें तो कम हुआ है, यानी कि 2 डिकेड में 20 ईयर्स में ये देखने को मिला है कि यहाँ पे जो फर्टिलाइज़र की एप्लीकेशन है उसको लिमिट कर दिया गया कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है फर्टिलाइजर्स को एग्रीकल्चर में इस्तेमाल नहीं करना है, जिसके कारण जो इमिशन है ना नाइट्रस ऑक्साइड का तो वो यहाँ पे कम होते हुए दिखा है यूरोप में। ठीक है, तो ऐसे ही कुछ मेजर्स हमें इंडिया में भी लेना चाहिए, क्योंकि इंडिया में आप देखते हो कि 60% से ज़्यादा पॉपुलेशन हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर्स में एंगेज है। तो काफ़ी किसान भाई है हमारे यहाँ, तो और उनको ज़्यादा नॉलेज नहीं होता है जो मार्केट में अवेलेबल फर्टिलाइज़र्स होता है जिसमें सरकार ज़्यादा सब्सिडी देती है। फार्मर्स वही सब फर्टिलाइज़र्स को जो है परचेज़ करते हैं और अपने खेत वगैरह में जो है वो डालते हैं, जिससे ज़्यादा जो है ना नाइट्रस ऑक्साइड की इमिशंस होती है, जो हमारे हेल्थ के लिए, हमारे इन्वायरमेंट के लिए हार्मफुल है, लेकिन फार्मर्स को नहीं पता होता, इसलिए वो इस तरीके का काम करते हैं। तो बेटर है कि उनको ये समझाना चाहिए, या फिर जो फर्टिलाइज़र्स अवेलेबल है हमारे मार्केट में उसमें नाइट्रोजन की मात्रा जो है ना उसको लिमिट कर देना चाहिए, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर ज़्यादा है तो उसको फिर हमारे मार्केट में सप्लाई नहीं करना चाहिए, या फिर उसकी प्राइस बढ़ा दो, प्राइस बढ़ा देंगे, या फिर सरकार के द्वारा उसमें सब्सिडी नहीं अवेलेबल कराओ। तो इस तरीके का काम करना चाहिए, जो कि पहला क्या है कि मार्केट में ना आए, अगर मार्केट में आ रहा है तो उसको जो किसान है वो उसको परचेज ना करे। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे है मल्टी डिसिप्लिनरी ड्रिफ्टिंग ऑब्जर्वेटरी फॉर द स्टडी ऑफ आर्कटिक क्लाइमेट। तो इसको मोजाइक कहा जाता है। रिसेंटली जो मोजाइक एक्सपीडिशंस है ये लार्जेस्ट आर्कटिक साइंस एक्सपीडिशंस है हमारे हिस्ट्री में, जो कि आप लोग देखोगे कि यहाँ पे मोजाइक के बारे में अगर देखें तो ये लार्जेस्ट फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड 1 ईयर लॉन्ग पोलर एक्सपीडिशंस है, यानी कि इसको हम लोग लास्ट ईयर से ही देख रहे हैं। तो ये पोलर एक्सपीडिशंस हो रहा है, यानी कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा देखा जा रहा है, वो भी हमारे सेंट्रल आर्कटिक एक्सप्लोरिंग में, और वो भी आर्कटिक क्लाइमेट को, यानी कि आर्कटिक वाले रीजन जो है, इस तरीके से आप ग्लोब देखते हो तो सबसे ऊपर आपको ये जो नॉर्थ पोल दिखता है, यहाँ पे आपको आर्कटिक रीजन देखने को मिलेगा। तो इसमें बहुत तरीके से जो है क्लाइमेट चेंज का क्या प्रभाव है उसको एक्सप्लोर करने के लिए यहाँ पे मोजाइक की स्टडी की जा रही है। तो मोजाइक से ये पता करने के लिए अभी तक 1 साल हो चुका है। तो यही कहा जा रहा है कि लार्जेस्ट ये अब तक का जो है ना ऐसा पहला जो है 1 ईयर लॉन्ग पोलर एक्सपीडिशंस है, वो भी सेंट्रल आर्कटिक एक्सप्लोरिंग सेंट्रल आर्कटिक में, जिसमें कि आर्कटिक के क्लाइमेट को एक्सप्लोर किया जा रहा है, और ये 2019 से 20 तक अभी तक किया ही जा रहा है। ऑब्जेक्टिव क्या है इस तरीके का एक्सपीडिशन का?
सबसे पहला क्या है कि वहाँ के एटमॉस्फेरिक, जियोफिजिकल, ओशनोग्राफिक और जो दूसरे पॉसिबल वेरिएशन है आर्कटिक में उसको यहाँ पे एक्सप्लोर करना है। और साथ ही ज़्यादा से ज़्यादा एक्यूरेट जो फॉरकास्ट है, यानी कि कैसे वहाँ की वेदर सिस्टम जो है चेंज हो रही है, क्योंकि आर्कटिक रीजन में आप देखोगे कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा बर्फ़ वगैरह है, लेकिन बर्फ़ वगैरह जो है आज की डेट में पिघलते हुए देखने को मिल रहा है। बहुत सारे ऐसे जो है बर्फ़ में रहने वाले कुछ पशु थे, जैसे पोलर बियर वगैरह थे, तो उनकी पॉपुलेशन डाउन होते जा रही है। कुछ तो ऐसे स्पेसीज है जिसका कि पॉपुलेशन ख़त्म ही हो चुका है, पूरे के पूरे पेंगुइन्स के जो स्पेसीज है, प्रजाति होते हैं, वो ख़त्म हो गए सब स्पेसीज। तो ये सारी चीज़ों को पता लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत सारे आइलैंड वहाँ के सबमर्ज हो रहे हैं, तो क्या रीज़न है, क्लाइमेट चेंज का क्या इम्पैक्ट हो रहा है और क्यों क्लाइमेट चेंज हो रहा है, इसको यहाँ पे स्टडी करने के लिए जो है 1 साल से ये मोज़ाइक चल रहा है। ठीक है, इसको जो लीड किया जा रहा है ये अल्फ्रेड वेगनर इंस्टीट्यूशन जो जर्मनी में है, उनके द्वारा इसको लीड किया जा रहा है, तो ये ध्यान रखना है। अब आते हैं फिशिंग कैट। सो ये है क्या, फिशिंग कैट चिल्का डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा यहाँ पे डिज़ाइन किया गया है फिशिंग कैट, और ये चिल्का लेक जो उड़ीसा में है, इसको इसका एम्बेसडर बनाया गया है फिशिंग कैट को। तो फिशिंग कैट आप लोग देखो कि एक स्विमर होते हैं, और इसको जो है ना आप लोग कह सकते हो कि कैच को, फिश को कैच करने के लिए भी ये इसको रखा जाता है। ये नॉक्ट्रल है, और ये फ़िश आप देखो जो भी यहाँ पे फ्रॉग या फिर यहाँ पे क्रस्टेशियंस, स्नेक्स, बर्ड्स और जो स्कैवेंजर्स होते हैं, कार्कैसेस ऑफ लार्ज एनिमल्स, तो उससे ये आपको थोड़ा अलग देखने को मिलेगा। वेटलैंड जो है इसके फेवरेट हैबिटाट है फिशिंग कैट के, और मेनली ये मैंग्रोव्स वाले फॉरेस्ट जो कि सुंदरबन है वहाँ पे पाए जाते हैं। फिशिंग कैट की अगर यहाँ पे कंजर्वेशन स्टेटस देखें तो IUCN में वल्नरेबल है। अगर साइट्स की बात करें तो अपेंडिक्स 2 में रखा गया, और इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन में स्केड्यूल 1 की बात करें, सॉरी इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 की बात करें तो इसमें स्केड्यूल 1 में रखा गया है। ठीक है, तो हंटिंग से इसको प्रोटेक्ट करने के लिए, यानी कि मारा उरा ना जाए, इसलिए इसको स्केड्यूल 1 में रखा गया है। थ्रेट आज के डेट में क्या क्या फिशिंग कैट यहाँ पे देख रही है, तो सबसे पहला उनके रहने का जगह जो है ख़त्म हो रहा है, क्योंकि डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ बहुत बढ़ते जा रहे हैं। वेटलैंड को साफ करके वहाँ पे डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ बढ़ रहा है, बहुत ही एक्वाकल्चर इंटेंसिव होते जा रहा है। मीट और स्किन के लिए जो है इनको मारा भी जा रहा है। 2012 में जो वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट है, ऑफिशियली ये डिक्लेयर किया गया था कि फिशिंग कैट जो है वो उनका स्टेट एनिमल है। तो हर एक स्टेट का आप स्टेट एनिमल, स्टेट बर्ड देखते हो, तो ये वेस्ट बंगाल का डिक्लेयर किया गया था 2012 में। अब चिल्का लेक के बारे में बात हुआ है, तो चिल्का लेक को ज़रूर यहाँ पे ध्यान में रखिएगा। ये ब्रैकिश वाटर लेक है और शैलो लगून है, यानी कि सबसे बड़ा लगून हमारे इंडिया में आप देखोगे तो कौन सा है, ये चिल्का लेक ही है। ठीक है, उड़ीसा में पाया जाता है। ये लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लगून है एशिया का भी, और इंडिया का सबसे पुराना ये रामसर साइट भी है। ठीक है, साथ ही इसमें माइग्रेटरी वाटरफॉल भी आपको देखने को मिलेगा, और नालाबाना आइलैंड जो यहाँ पे चिल्का लेक के अंदर है, इसको बर्ड सेंचुरी भी यहाँ पे नोटिफाई किया गया है वाइल्ड लाइफ एक्ट 1972 के तहत। पहली बार इसको मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड में भी रखा गया था, यानी कोई भी अगर आइलैंड होते हैं या फिर कोई भी ऐसा लेक है या फिर आपका वेटलैंड है, अगर उसको बहुत ज़्यादा बर्बाद हो चुका है, उसको एक्सटेंसिव अगर कंजर्वेशन की ज़रूरत है, तो उसको यहाँ पे मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड में रखा जाता है, फिर बाहर भी लाया जाता है। जब वो रिस्टोर हो जाते हैं ना, तो उसको मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड से बाहर ले आया जाता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। इसको इंक्लूड किया गया था 1993 में, फिर यहाँ पर रिमूव कब किया गया था, तो 2002 में। आइए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे नेशनल बटरफ्लाई स्टेटस। तो यहाँ पे क्या बातें की जा रही है, कृष्णा जो पिकॉक है, इंडियन जेजेबल है और ऑरेंज ओकलिफ है, इसको यहाँ पे नेशनल बटरफ्लाई की कैटेगरी में लाया गया है। कृष्णा पिकॉक की बात करें तो ये कहाँ पाया जाता है, हिमालय वाले रीजन में। इंडियन जेजेबल की बात करें तो इसको जो है ना यहाँ पे फ्लैशी विंग कलर की ये होती है, और इसको कुछ गार्डन्स वगैरह में भी देखा गया है। और अगर ऑरेंज ओक लीफ की बात करें तो इसको डेड लीफ भी कहा जाता है, यानी कि मरे हुए जो पत्ते होते हैं उसको भी ये कहा जाता है। ठीक है, ड्राई ऑटम वाले सीजन में आप देखोगे कि सारे पत्ते झड़ जाते हैं, और उसको हम लोग डेड लीफ भी कहते हैं। ठीक है, तो उसी को यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, ऑरेंज ओक लीफ। तो ये नेशनल बटरफ्लाईज स्टेटस है, तो इसको ध्यान रखना है। बटरफ्लाई का यहाँ पे दर्जा दिया गया, किसको किसको दिया गया है, तो तीनों का नाम याद रखना है। ठीक है, रेयर ब्रह्मा कमल फ्लावर्स, तो ये है क्या, और ये रेयर ब्रह्मा कमल जो है ये उत्तराखंड के चामोली डिस्ट्रिक्ट में अभी खिला है। ब्रह्मा कमल है, इसको यहाँ पे किंग ऑफ द हिमालय फ्लावर भी कहते हैं, और ये उत्तराखंड का स्टेट फ्लावर भी है, तो ये भी ध्यान रखना है। ये सिर्फ ओनली फ्लावर है जो कि ये खिलता है कब, सनसेट के बाद, और एक बार जो है साल में एक ही बार ये जो है खिलता है, तो सनसेट के बाद खिलता है और एक ही बार खिलता है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। ब्रह्मा कमल की बात करें तो इसको गॉड जो ब्रह्मा है उनके नाम पे ये दिया जा रहा है, और इसको गुड लक का भी साइन माना जाता है, और मेंशन किया गया है हमारे स्क्रिप्चर्स में, और होली श्राइन्स में भी देखने को मिलेगा, जैसे कि केदारनाथ, बद्रीनाथ, तुंगनाथ, इन सब में भी जो है ना इसको ऑफर किया जाता है, चढ़ाया जाता है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में ध्यान रखना है।
2 आवर्स लेता है इसको ब्लूम होने में, खिलने में, यानी कि 8 इंचेस का डायमीटर का होता है ये। और इसको जो है इसकी साइंटिफिक नेम भी आप देख सकते हो यहाँ पे। और ये हाईली वैल्यूड है, जैसे टिबेटन मेडिसिन में इसको और आयुर्वेद में जो है ना इसको काफ़ी ज़्यादा वैल्यू दिया जाता है। किसी भी हीलिंग प्रॉपर्टीज़ के लिए काफ़ी ज़्यादा सूटेबल है। इसको लोकल पॉपुलेशन के द्वारा बहुत यूज़ किया जाता है, जैसे ट्रीट कट्स, ब्रूसेस में कट वगैरह हो गया तो इस फ्लावर को यूज़ किया जाता है। नेचुरल हैबिटाट आप देखोगे तो आज की डेट में श्रिंक होते जा रहा है, सिकुड़ते जा रहा है। और ग्लोबल वार्मिंग, ह्यूमन इंक्रोचमेंट और ओवर हार्वेस्टिंग के कारण जो है इस फ्लावर की जो नेचुरल हैबिटाट है जहाँ पे ये रहते हैं ये फ्लावर, उसकी जगह बर्बाद होती जा रही है। तो याद रखना है ये रेयर ब्रह्मा कमल फ्लावर है। पहले यह याद रखना है कि उत्तराखंड में और एक बार जो है साल में एक ही बार खिलता है और सनसेट के बाद खिलता है। इसको किंग ऑफ हिमालय फ्लावर्स भी कहते हैं। और साथ ही साथ जो है ये भगवान जो ब्रह्मा है उनके नाम पे पड़ा है। इसको गुड लक का ही साइन देते हैं और इसको चढ़ाते भी है, यानी कि जैसे केदारनाथ, बद्रीनाथ, तुंगभद्रा है तो उसमें इसको चढ़ावा भी दिया जाता है। ठीक है। न्यू स्पीसीज ऑफ प्लांट डिस्कवर्ड इन वेस्टर्न घाट, तो ये याद रखना है क्योंकि कई बार क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं। तो कौन से प्लांट है पहले ये देखिए। मेनली यहाँ पे 2 न्यू स्पीसीज ऑफ पाइप वॉर्ड्स जो कि महाराष्ट्र और कर्नाटक में पाया गया है। वन यहाँ पे जो सिंधुदुर्ग डिस्ट्रिक्ट है महाराष्ट्र का, वहाँ पे पाया गया। इसका नाम प्लीज़ देख लीजिए और नोट डाउन कर लीजिए क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा विचित्र नाम होते हैं, तो इसको प्लीज़ एक बार देख लीजिए। और जो यहाँ पे आप लोग देखोगे कि दूसरा जो रिपोर्ट किया गया है उसका भी नाम आप लोग देख सकते हो। ठीक है, तो दोनों नाम ध्यान रखिएगा, कई बार जो है यूपीएससी में डायरेक्टली पूछ लिया जाता है। और ये जो यूज़ होता है ये लीवर डिजीज़ और जो एंटी बैक्टीरियल पर्पस है उनके अगेंस्ट में भी इस तरीके के फ्लावर को यूज़ किया जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, प्लांट को यूज़ किया जाता है। फिर है एंटी रेडिएशन मिसाइल, जिसको यहाँ पे रुद्रम कह रहे हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है, ये हमारे यहाँ का पहला आप देखोगे कि एंटी रेडिएशन मिसाइल है जो कि हमारे डीआरडीओ के द्वारा इसको डेवलप किया गया है। एंटी रेडिएशन मिसाइल जो है इसको इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि इसको डिटेक्ट, ट्रैक और न्यूट्रलाइज़ किया जा सकता है जो भी यहाँ पे रडार है। जैसे आप लोग देखते हो मिसाइल वगैरह उड़ती है ना, तो दूसरे कंट्री जो है अपने रडार से इसको कैच कर लेते हैं, बट ये एंटी रेडिएशन मिसाइल है, यानी कि ये जो है ना इसमें रेडिएशन जो रडार है ना एडवर्सली जो रडार होते हैं उसको डिटेक्ट कर सकता है, ट्रैक कर सकता है और न्यूट्रलाइज़ भी कर सकता है। जैसे कोई मिसाइल उड़ रहा है और बाहर सामने पता चल जाएगा कि ये चाइना का रडार है यहाँ पे, तो उसको जो है ना न्यूट्रलाइज़ भी कर सकता है, यानी कि चाइना वाले जो है ये इसको इस मिसाइल को कैच नहीं कर पाएंगे। ठीक है, इस तरीके से आप लोग समझिए। इसको जो लॉन्च किया गया है इसकी हाइट कितनी है, तो 500 मीटर से 15 किलोमीटर तक भी है। और इंडियन एयरफोर्स में अगर हम लोग देखें तो ये कैपेबिलिटी है कि इसको परफॉर्म कर सकते हैं, यानी कि सीड को परफॉर्म कर सकते हैं, सपरेशन ऑफ एनिमी एयर डिफेंस। तो ये बहुत ही अच्छा है, आप लोग समझ सकते हो कि रडार को यहाँ पे सप्रेस करके जो है यहाँ पे इस तरीके का मिसाइल भी भेजा जा सकता है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट आते हैं स्लीनेक्स। इस तरीके का एक बायलैटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज आपके एग्जाम में ज़रूर पूछा जाएगा। तो स्लीनेक्स पहले ध्यान रखना है कि ये जो है SL श्रीलंका है और I फॉर इंडिया है, ये नेवल एक्सरसाइज है, तो ये ध्यान रखना है। इसका एम है कि दोनों कंट्री के बीच में एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, बेस्ट प्रैक्टिसेस हो इस तरीके का। दूसरी और क्या क्या एक्सरसाइज है जो कि इंडिया और श्रीलंका के बीच में होता है, तो एक तो स्लीनेक्स है, अदर है यहाँ पे मित्र शक्ति इन स्ली, ये आप देख सकते हो INSLNSF एक्सरसाइज है, संवेदना भी है। ठीक है, तो जो जो एक्सरसाइज होती है एक दो कंट्री के बीच में तो उसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे INS कावारती। तो INS कावारती जो है इसको इंडियन नेवी में कमीशन कर दिया गया है। ये 4th हमारे यहाँ का जो बना हुआ एंटी सबमरीन वॉरफेयर है, स्टिल्थ कॉर्वेट है, जो कि यहाँ पे प्रोजेक्ट 28 के तहत इसको बनाया जा रहा है। और 3 अदर जो शिप्स है इस क्लास की, इसका नाम है कामरोटा, कदमात, किल्तन। ये 4th है कावारती, तो ध्यान रखना है। एक तो हम लोग पढ़ते हैं प्रोजेक्ट 75 जो कि यहाँ पे सबमरीन के लिए है, एंड दिस इज़ प्रोजेक्ट 28 जो कि यहाँ पे कॉर्वेट के लिए है। ठीक है, तो प्लीज़ कंफ्यूज मत होइएगा। इसका नाम जो है कैपिटल ऑफ लक्षद्वीप ग्रुप ऑफ आइलैंड के ऊपर रखा गया है और इसको हाई ग्रेड DMR 249A स्टील जो कि इंडिया में प्रोड्यूस होता है उससे बनाया गया है। ठीक है, साथ ही आप लोग देखो कि ये इसको डिटेक्ट करना आसान नहीं है। सबसे अच्छी बात ये है कि इसको डिटेक्ट नहीं किया जा सकता। 90% हमारे यहाँ की कंटेंट है इसमें और बहुत ही बेहतरीन तरीके से है, तो ये INS कावारती को ध्यान रखना है। नेक्स्ट आते हैं नाग मिसाइल। तो नाग मिसाइल आप लोग जानते हो काफ़ी इंपॉर्टेंट मिसाइल है। फाइनल यूजर्स जो ट्रायल है नाग मिसाइल का वो सक्सेसफुली यहाँ पे पोखरान रेंज में जो है ये कंडक्ट कराया गया। इंडिया का 3rd जनरेशन है, ये एंटी टैक गाइडेड मिसाइल है। एंटी टैक गाइडेड मिसाइल्स कहने का मतलब है कि एक बार जो है टारगेट को आप लोग फिक्स कर दो और उसके बाद भूल जाओ ये मिसाइल को, ये अपने जाके टारगेट को हिट कर देगा। ठीक है,
फीचर्स क्या है, ऑल वेदर में हो, चाहे आपके बारिश हो रही हो, तूफान आ रहा हो, या फिर बहुत गर्मी है, बहुत सर्दी है, ये हर एक वेदर में काम करेगा। फायर एंड फॉरगेट इसको कहते हैं, यानी कि एक बार जो है फायर करके भूल जाओ, ये अपने टारगेट को ज़रूर हिट कर देगा। लॉक ऑन आफ्टर लॉन्च, यानी कि लॉन्च करने के बाद भी आप इसको लॉक कर सकते हो। अगर लॉन्च करने के बाद आपको पता चला कि नहीं 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 ये गलत जगह जा रहा है, तो फिर इसको आप लॉक कर दो, वहाँ जाके ये नहीं फटेगा। ऑपरेशनल रेंज कितना है, 500 मीटर से 20 किलोमीटर है, यानी कि बहुत दूर तक जाएगा। और सिंगल शॉट हिट प्रोबेबिलिटी कितना है, तो 90% तक का है, यानी कि बहुत ही बेहतरीन आप नाग मिसाइल कह सकते हो। तो गाइस आज के लिए बस इतनी ही रखते हैं। नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे, एक और लेसन आएगा जिसमें कि जो रेस्ट ऑफ द यहाँ पे छोटे छोटे टॉपिक है इसको हम लोग कवर करेंगे। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं ये सारे टॉपिक, प्लीज़ छोड़ के मत जाइएगा। अपने बीपीएससी एग्जाम में ये सारे टॉपिक्स को तो ज़रूर कवर करके जाइएगा। साथ ही आप लोग के यूपीएससी एग्जाम में भी उतने ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप लोग वन वर्ड में देखते हो। ये सारी जो मिसाइल है, रुद्रम वगैरह है, ये सारे हमारे यूपीएससी के लिए भी उतने ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतनी। अगर आपको ये लेसन अच्छी लगती है, हेल्पफुल लगती है, तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। फिर भी कोई डाउट करिए, सजेशन है तो कमेंट कीजिए। एंड मेक श्योर कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया। सब्सक्राइब कीजिएगा तो आपको डेली यहाँ पे जो वीडियो अपलोड होती है उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल पाएगी। ठीक है, तो आज के लिए बस इतनी। थैंक यू।